ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर से हमने ऐसे कंडीशंस पर सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश की है जिसमें ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेटेड कंडीशन में मूव कर रहे हैं। तो आई गेस वी हैव सॉल्व्ड 5 to 6 problems in the previous lecture rather I may say, and today's class we will continue further. So the first problem for today, I will be discussing the same as what we have discussed in the last lecture, because last lecture में इस problem के time पे थोड़ा सा voice कट रहा था, तो हो सकता है आप कुछ points miss कर जाएं, इसलिए हम इसी problem से आज शुरू करते हैं। तो देखो इस particular condition या इस particular problem में हमें क्या बताया जा रहा है कि there are two blocks, one is of 4 kilogram, the smaller one, and the another one is 6 kilogram, and they are kept in contact. Now we apply a push of 5 Newton on the heavier mass, means 6 किलोग्राम पे हमने ये पुश लगाया। तो क्वेश्चन है कि फोर्स ऑन द लाइटर मास कितना होगा। तो 5 न्यूटन का अगर हम 6 किलोग्राम पे पुश लगाते हैं तो 4 किलोग्राम वाले मास को या ब्लॉक को कितना पुश मिलेगा, कितना फोर्स मिलेगा। तो इसमें मेनी अ टाइम स्टूडेंट थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं और आंसर करते हैं कि उसको भी 5 ही मिल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपने 5 लगाया तो यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, बट ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कल 2-3 बार ये एग्जांपल दे रहा था कि अगर 4-5 स्टूडेंट एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्यू में खड़े हो जाते हैं किसी जगह पे, और किसी पहले नंबर वाले स्टूडेंट को धक्का दिया जाता है, तो ऑफ कोर्स वो जो पुश है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टूडेंट तक ट्रांसफर होता जाएगा, लेकिन वो माइल्ड होगा, है ना। आखिरी स्टूडेंट को उतनी जोर से धक्का नहीं लगेगा जितनी जोर से पहले वाले स्टूडेंट को दिया गया था। क्लियर हो रही है बात? यस सर। हाँ, तो असल में यह होता क्या है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होती है वही फोर्स ट्रांसफर होता जाएगा। जैसे 6 किलोग्राम वाला ब्लॉक 4 पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक 6 पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट की वजह से। तो कितना फोर्स 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे ट्रांसफर होगा, तो आंसर है जितनी भी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आएगी। तो फिलहाल हम इसको कॉल करते हैं एन। ओके, अब इसको हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच में सॉल्व करना है। इसको 2 स्टेप में हम डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन को। पहला स्टेप है हमारा कि हम इस पूरी ब्लॉक सिस्टम को एक कॉमन या एक कंबाइन मास इमेजिन कर लेते हैं। तो आप देखें, अगर हम इसको कॉमन और कंबाइन मास इमेजिन करते हैं तो ये टोटल वैल्यू ऑफ मास हो जाती है 10 किलोग्राम, और इस पे हमने पुश लगाया है 5 न्यूटन का। तो ऑब्वियस बात है ये पूरा सिस्टम यूं आगे बढ़ेगा, जिसके लिए हम लिख पाएंगे 10a। तो इक्वेशन बिल्कुल साफ साफ है, 10a is equal to 5, therefore a is equal to 5 by 10, which is equal to 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, अब इस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का क्या अप्रोच था हमारा, तो हमने पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल मास ट्रीट करना है। कॉमन फोर्स, ये दोनों के दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज ये टच है, एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ यू में से अटैच्ड हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम एक जैसे ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा, आगे पीछे हो नहीं सकता। तो हमने पहली स्टेप में क्या कर दिया, एक्सेलरेशन निकाला। अब दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल ब्लॉक्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सेकंड स्टेप, अब इंडिविजुअल ब्लॉक्स ले लें आप। जैसे हम सबसे पहले 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक की बात करते हैं, तो ये 6 किलोग्राम वाला ब्लॉक है। 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे यहां पे आ रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, और एक अपोजिट डायरेक्शन वाला नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये 4 किलोग्राम की वजह से आएगा ऑन द 6 किलोग्राम ब्लॉक। करेक्ट हो गई बात। फाइनली हम यही कहेंगे कि ये ब्लॉक यूं आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए हम लिख सकते हैं 6a। ठीक है, नाउ इफ यू कंसीडर द ब्लॉक ऑफ 4 किलोग्राम, तो ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक मान लीजिए हमने यहां पे बना लिया। अब इस पे कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन है जो 6 किलोग्राम वाले की तरफ से आ रही है। ये नॉर्मल रिएक्शंस, ये वाली आपस में दोनों ब्लॉक एक दूसरे को लगाएंगे ना, ये
Now effectively the block is moving forward, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 4a। तो ये ब्लॉक के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी n इज इक्वल टू 4a। क्या कहते हो? a का वैल्यू है 0.5, छोटा सा कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन 2 न्यूटन हो गई। आप ये 2 न्यूटन यहां से भी प्रूफ कर सकते हो अगर चाहते हो तो, इसको इजीली यहां से भी प्रूफ किया जा सकता है। जैसे इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे आप बेटा, इस जगह पे आप इक्वेशन बनाओगे 6a इज इक्वल टू 5 minus n. Now the value of a is 0.5 is equal to 5 minus n. n को on the other side ले लें, ये बन जाएगा 5 minus 3 because 6 into 0.5 will become equal to 3. 3 आप इस तरफ लेते हो तो minus 3 हो जाएगा। Now 5 minus 3 is 2 Newton. तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में भी हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। कितनी हो जाती है? 2 न्यूटन हो जाती है। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व इट। आसान सा अप्रोच है। नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। आपको मैंने ये कल होमवर्क में दिया था शायद, बट लेट्स कंटिन्यू कि इसी प्रॉब्लम में अगर हमने ये जो पुश है 5 न्यूटन वाला, ये लाइटर मास पे अप्लाई किया, मतलब ये कि 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगाते हुए हमने लगाना है फोर्स 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे, तो फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा। ठीक, तो आए डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कंसीडर, 6 किलोग्राम, इसको बिल्कुल अटैच करके यहाँ पे है 4 किलोग्राम, और ये आपने फोर्स यहाँ पे लगाया 5 न्यूटन। तो एज आई सेड आप इसको 2 स्टेप में कैलकुलेशन करें। पहली स्टेप में आप क्या करें, इस पूरी सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक इमेजिन करें। तो अगर आप उसको एक सिंगल ब्लॉक इमेजिन करते हैं तो वो टोटल वैल्यू के साथ हो जाएगा 10 किलोग्राम। ये आपने लगाया फोर्स 5 न्यूटन का और ये ब्लॉक इधर चल रहा है, तो आप इसके लिए लिखोगे 10a। क्या कहते हो बेटा, करेक्ट है ना? Yes, sir. Therefore 10a is equal to 5, a is equal to 0.5। छोटा सा कैलकुलेशन, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल आसान सा इजी सा कैलकुलेशन। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करो, इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो सबसे पहले मैं ये 2 इंडिविजुअल ब्लॉक्स यहाँ पे बना देता हूं। ये अपना 6 किलोग्राम वाला ब्लॉक है। अब आप देखो 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं आ रहा है, बल्कि ये फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम ब्लॉक। तो 6 किलोग्राम ब्लॉक को यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ये ब्लॉक आगे बढ़ने वाला है, इसलिए हम लिख सकते हैं 6a। इसी तरीके से आप 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक के लिए इस तरफ आएगा 5 न्यूटन, इस तरफ आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा इधर, तो ये हो जाएगा 4a। बस अब इजी कैलकुलेशन है। यहां पे आपने लिखना है आंसर 6a इज इक्वल टू n। करेक्ट हो रही है बात? 6a इज Yes. इक्वल टू n, बट द वैल्यू ऑफ a इज 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू n। सिंपल सा कैलकुलेशन, n का आंसर आ गया 3 न्यूटन। डन? Yes. बट लेट्स क्रॉस चेक इट, क्या वाकई ऐसे होने वाला है? तो वी मे राइट अ सेकंड इक्वेशन, 4a इज इक्वल टू, आप बताएं क्या लिखूं मैं? 5 minus n. 5 minus n, very good, शाबाश। 5 minus n. Now the value of a is 0.5 is equal to 5 minus n. Therefore n is equal to 5 minus 2, because ये वाला कैलकुलेशन तो 2 हो जाएगा, 4 into 0.5 is 2, 2 on the other side will be minus 2, so we get the exact same answer, n is equal to 3 न्यूटन। अब हम जब ऑप्शंस चेक करते हैं तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है 3 न्यूटन वाला, इसलिए वी हैव टू गो फॉर नन। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सिस्टम सेम है, आपने अगर
हेवियर मास पे फोर्स लगाया तो अलग नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, और आपने अगर लाइटर मास पे फोर्स लगाया तो अलग नॉर्मल रिएक्शन आ रही है। मतलब ये पूरा का पूरा सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू with the same problem. In the same problem, the question is about finding the acceleration. In the above problem, the acceleration of the light mass is, अब मास या लाइटर हो या हेवी हो, दोनों साथ में ही चलने वाले हैं, और एक्सेलरेशन मैंने दोनों बार निकाल दिया। इनका एक्सेलरेशन हमेशा कितना आएगा? 0.5। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन फॉर द हेवियर मास, तो भी आंसर सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हम वो पूरी सिस्टम इमेजिन करके कॉमन मोशन उसका कंसीडर करते हैं। तो फिलहाल तो सीधे डायरेक्ट आंसर है 0.5, बिकॉज वो ऑलरेडी डिराइव किया जा चुका है। Now let's move on to the next. देखिए आप ट्राई करें इसको। अच्छा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। यस, यू कैन ट्राई, केयरफुली ट्राई करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड यू आर सपोज टू फॉलो द सेम 2 स्टेप्स, वही दोनों स्टेप आपने फॉलो करने हैं जो इससे पहले आपको बताए गए। जस्ट 1 मिनट टाइम आपके पास है, ट्राई करें आप। यस, किसी का कोई आंसर बना? ओके, वेरी गुड। तो पहली स्टेप में हम इनका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आप इस पूरी सिस्टम को एक कॉमन मास ट्रीट करोगे। कॉमन मास के हिसाब से आप सोचो तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 10 + 6 + 4 20 kg। एक ही फोर्स इमेजिन किया जाएगा जो अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज 20 न्यूटन। और ये सिस्टम ऐसे जा रही है तो आप यूं मेंशन करोगे 20A। तो कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है, 20A इज इक्वल टू 20 न्यूटन, therefore A is equal to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया था किसी का करेक्ट? Yes. वेरी Yes. परफेक्ट। sir. अब जब हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो हमको ब्लॉक टू ब्लॉक चेक करना है। जैसे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन ऐसी आ रही होगी, जिसको आप चाहो तो लेबल कर सकते हो N1, और इन दोनों के लिए नॉर्मल रिएक्शन ऐसी आ रही होगी जिसको आप चाहो तो लेबल कर सकते हो N2। डिफर करेगी, नॉर्मल रिएक्शन सेम नहीं होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा। तो हर एक ब्लॉक का एक इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाना है फॉर ईच ब्लॉक, एंड देन यू जस्ट सपोज टू राइट द इक्वेशंस। तो ये 10 किलोग्राम, इसके बाद ये 6 किलोग्राम, फिर उसके बाद इन कंटिन्यूटी 4 किलोग्राम। अब देखें 10 किलोग्राम पे हमारे पास ये सिचुएशन है कि यहां से आ रहा है 20, ये आ रही है नॉर्मल रिएक्शन N1 सिस्टम, या ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक इधर हो जाएगा 10A के साथ। सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा ना, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही साथ तो आगे जाने वाले हैं, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, कोई भी ज्यादा तेज नहीं चलेगा, सब कुछ सेम। 6 किलोग्राम वाले ब्लॉक की तो बड़ी अजीब बात है, यहां पे आएगा N1 लेकिन यहां पे आ जाएगा N2। ब्लॉक इधर आगे जा रहा है तो आप इसके लिए लिख सकते हो 6A, और लास्ट में 4 किलोग्राम ब्लॉक के लिए यहां पे आ गया N2, और ये ब्लॉक इधर ही आगे जा रहा है तो ये हो जाएगा 4A। ये सबको समझा? Yes. ठीक है ना, Yes, कोई खास बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें हमको और ज्यादा टाइम पास भी नहीं करना है।
आप फटाफट इनकी इक्वेशंस लिखते हैं. What kind of equations we can write for this block? 10a is equal to 20 minus 1. बिल्कुल सही, absolutely correct. 6a is equal to n1 minus n2 and 4a is equal to n2. करेक्ट हो गई बात? यस. Yes, sir. नाउ अभी हमने एक पूरे कैलकुलेशन के थ्रू यहाँ पे ये प्रूफ किया कि एक्सेलरेशन इज जस्ट इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूज कर लें आप. इफ a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसका सीधा सा आंसर हमको समझ में आएगा n2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन. बात खत्म हो गई. बिकॉज a इज 1. अब ये वैल्यू लाके आप यहां पुटअप कर लें, कोई इशू नहीं है. यहां पुटअप कर लें, कोई इशू नहीं है. एज यू विश, जैसे आप चाहो वैसे कैलकुलेशन करो. तो मैं पहली वाली इक्वेशन ही यूज करता हूं. तो दिस विल बिकम 10 बिकॉज a इज इक्वल टू 1. 20 minus n1, therefore n1 is equal to 20 minus 10 and that is 10 Newton. करेक्ट हो रही है बात? Yes, sir. यस सर. तो इस चीज को क्रॉस वेरीफाई कर लो, मतलब क्रॉस चेक कर लो, आप कंफर्म हो जाओ इस मामले में. देखो n1 हमने प्रूफ किया था 10 और n2 का कैलकुलेशन हमने कर लिया 4. 10 minus 4 is 6. तो ये आ गया 6 बिकॉज a तो 1 है ना? Yes, sir. ओके. अब ऐसे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, उसका जो अप्रोच होगा, उसका जो तरीका होगा वो एग्जैक्टली वैसे ही होगा, सेम होगा. कोई इशू नहीं. हर बार ऐसे ही काम करना है आपने. यही 2 स्टेप्स होंगे. पहली स्टेप में पूरी सिस्टम को एक कॉमन मास अज्यूम कर लें, उसका एक्सेलरेशन निकाल लें, फिर उसके बाद हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, देखें उसके पास पॉसिबल फोर्सेस क्या एक्ट हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली इक्वेशंस लिख लें और जो जो क्वेश्चन किया गया है आप उसको नोट आउट कर लें. ओके, चलिए कोई बात. नेक्स्ट देखते हैं. Two blocks are in contact on a frictionless table. One has a mass m and another is having a mass of 2m. The force is F is applied on the mass 2m and the system moves to the right. Now the same force is applied on the mass m. Then the ratio of force of contact between two blocks will be in the two cases respectively. तो वही सवाल है कि भाई अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो जो नॉर्मल रिएक्शन दोनों ब्लॉक के बीच में आएगी और ऐसे फोर्स लगाया तब जो नॉर्मल रिएक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में आएगी, तो उनका रेशियो क्या होगा? ऑब्वियस बात है ये तो सेम नहीं होने वाला, 1:1 तो नहीं होगा. ऑब्वियस बात है ना. एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, खत्म करते हैं बात को. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को एक कॉमन बॉडी मान लेते हैं. अच्छा, ये दोनों फोर्सेस एक साथ नहीं लग रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. डायग्राम दिखाने वक्त दोनों फोर्सेस एक साथ दिखाया गया, बट ये दोनों फोर्सेस एक साथ नहीं लग रहे हैं. पहले एक फोर्स लगा रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से लगा रहे हैं, फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं. ऐसे चल रहा है मामला. समझ रहे हैं ना बात आप? Yes, sir. तो चलो ये मान लेते हैं कि पहले मैंने ये वाला फोर्स लगाया, तो टोटल सिस्टम तो यूं चल रही है 3ma. तो 3ma इज इक्वल टू f, a इज इक्वल टू f by 3m. करेक्ट हो गई बात? Yes. आसान है. अब इससे एक और चीज हमें पता चलती है, मतलब एक क्विक एनालिसिस हम यहाँ पे कर सकते हैं जल्दी से आइडेंटिफाई होने के हिसाब से, कि जब कभी भी हम, एक सेकंड, ओके, जब कभी भी हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, टोटल एक्सेलरेशन, तो क्या करें, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ले लें बस. वो तो समझाते वक्त मैं पूरा बता रहा हूँ कि ये सिस्टम है, ये है, वो है, बट आप पूरा कॉमन एक्सेलरेशन जो भी है हर एक ब्लॉक का, अगर वो फाइंड आउट करना चाहते हो तो बस टोटल फोर्स जो भी उस पर अप्लाई किया गया है उसको डिवाइड कर लें टोटल मास से. तो यहाँ पे F फोर्स अप्लाई किया जा रहा था, टोटल मास 3m था, तो हमने लिख दिया 3m. अब इसे इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं. तो इंडिविजुअल लेवल पे जब हम सोचेंगे तो ये कहानी हो जाएगी ऐसे, 2m, यहां से लगा F, यहां से आई नॉर्मल रिएक्शन, फिलहाल मैं इसको नाम दे देता हूं N1, सिस्टम जा रहा है इधर 2ma. और उसी तरीके से सामने वाले ब्लॉक पे अगर हम बात करते हैं, m वाले ब्लॉक पे,
तो हियर वी जस्ट हैव ओनली सिंगल नॉर्मल रिएक्शन N1 और ये सिस्टम ही आगे जा रहा है, तो ये हो गया Ma, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आएगा ना नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आपस में। तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन मैंने इधर दिखा दिया और ये ऊपर वाला इधर दिखा दिया। अब एक इक्वेशन बना दें आप, देखें क्या लिखना चाहिए। N1 is equal to Ma, therefore N1 is equal to M multiplied by F divided by 3M, mm cancel, therefore N1 is equal to F by 3। ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब हमें करना ये है कि अगर फोर्स दूसरे साइड से लग गया तो मामला क्या होगा। तो ये तो है अपना 2M वाला ब्लॉक, उसके बाजू में ये M वाला ब्लॉक। अब फोर्स ऐसे लग रहा है, तो अब ये बात है, यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन आप क्लेम करोगे N2, सिस्टम यूं जा रहा है, आप लिखोगे Ma। फिर एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पे क्लेम करोगे N2, सिस्टम यूं जा रहा है, आप लिखोगे 2Ma। देख लो जो मैंने लिखा समझ आया सबको? जस्ट चेक इट। Yes. ओके, बहुत बढ़िया। इक्वेशन बनाएं, ऐसी इक्वेशन को चॉइस किया करें जो कैलकुलेशन को हमारे लिए सिंपल रखता है। तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन यहां पे प्रेफर कर रहा हूं, ये वाली। तो मैं लिख पाऊंगा 2Ma इज इक्वल टू N2। 2M, A का वैल्यू हमारे पास है F डिवाइडेड बाई 3M इज इक्वल टू N2। MM फैक्टर कैंसिल हो गया और हमें N2 का आंसर मिला 2F बाई 3। ये हो गई बात इसकी। But the question is not about what are the individual normal reactions. The question is about finding the ratio of these normal reactions. So if you really want to find out the ratio, just take a ratio of N1 to N2. N1 upon N2. Now value of N1 is F by 3 and N2 is 2F by 3. आप देख सकते हो F by 3 पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है और आपको आंसर मिलता है N1 by N2 is equal to 1 by 2. Or you can also write 1:2. So based on that, we have second option as the correct choice. ठीक हो रहा है? Yes, sir. Okay. Now let's continue further. कुछ सिंपल से क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, एकदम आसान से। देखें इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। A block of mass 50 kilogram is kept on the another block of mass 1 kilogram. The arrangement is shown to us. A horizontal force of 10 Newton is applied on the 1 kilogram block. तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लगाया, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमने पर्टिकुलरली अप्लाई किया है 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर, और जो फोर्स हमने अप्लाई किया है वो 10 न्यूटन है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि यहां से ये फोर्स ऐसे खींच रहे हैं आप इसको बाहर। ठीक, अब ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। एक छोटा सा कंसेप्ट आपने यहाँ पे दिमाग में बिठाना है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है, सरफेस एकदम स्मूथ, 100% स्मूथ, कोई रुकावट नहीं, कोई अपोजिशन नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं। तो आप अगर इस लोअर ब्लॉक को बीच में से हल्के से खींच लेते हो तो क्या बाहर आ जाएगा वो? Yes. बस Yes, sir. अकेला ही चल रहा है, और क्या, कोई दूसरा ब्लॉक चल ही नहीं रहा है। तो अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए की बात करोगे ना, तो फोर्स अपॉन मास ऑफ ए आ जाएगा, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। इतना तो सब समझते हैं ना? यस, इतना तो सब समझते हैं। Yes. कितना फोर्स लगाया एक ब्लॉक पे? 10 न्यूटन। ए का मास कितना है? 1। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन, फिनिश।
अब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हम थोड़ा इसको इमेजिन करने लगते हैं और ऐसे सोचते हैं यार ये जब बड़े वाले ब्लॉक को नीचे वाले ब्लॉक को ऐसे बाहर खींचूंगा तो इसको कुछ नहीं होगा क्या? हाँ, इसको कुछ नहीं होने वाला क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, सरफेसेस 100% स्मूथ माने गए हैं, तो बिल्कुल ये एकदम स्मूथली बाहर आ जाएगा। थोड़ा भी अगर फ्रिक्शन आ गया, रुकावट आ गई, रेजिस्टेंस आ गया, तो ये ऊपर वाले ब्लॉक को साथ में खींच सकता है, लेकिन हम तो ऐसा कर नहीं रहे, हम सीधे सीधे उसको स्मूथ लेवल पे बाहर लेके आ रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन के हिसाब से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी निकालना है। क्या लगता है आपको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी का फॉर्मूला क्या लगाएं? तेजी से बोले। F/mb। ओके, चलिए तुम्हारी बात मान लेते हैं, F/mb, लेकिन क्या हमने बी पे फोर्स लगाया? No. नो। तो फोर्स इज Plus MB. क्या हो गया? जीरो। जीरो। अरे भाई देखो, अगर यहाँ पे फोर्स ही जीरो हो जाता है तो ये रेशियो तो जीरो ही हो जाएगा। आप बोलेंगे सर Yes. फोर्स कैसा जीरो? अरे फोर्स इसलिए जीरो कि 50 पे तो फोर्स लगा ही नहीं है, फोर्स तो नीचे वाले ब्लॉक पे लगा है। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन आगे कैरी हो रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, मतलब ये आपस का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इनके। देखो अब बी ओवरऑल वैसे कितना वेट रख रहा है? 50. 50। वेट निकालेंगे तो 500 हो जाएगा mg। Yes, तो sir. अपना कितना लोड ए पे डाल रहे हैं? 500 50 kg। 500। 500 न्यूटन। उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन ए की वजह से आ जाएगी, मतलब ए सरफेस पर आ जाएगी सेम। तो बी और ए के बीच में अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो कितनी होगी वो? 500 न्यूटन। दैट्स इट। हाँ, ए और सरफेस के बीच में निकालना है तो ये 501 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगी 510। So that's the different thing। वैसे तो पूछा ही नहीं इसने, बी और ए के बीच में ही पूछ लिया इसने। ठीक हो रही है ना बात? बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं था, बस एक चीज समझानी थी कि इस तरीके से होता है। अब इसी प्रॉब्लम को हम एक होमवर्क में मॉडिफाई कर देते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए कि रिपीट द अबव एग्जांपल फॉर द फोर्स अप्लाइड ऑन 50 किलोग्राम ब्लॉक रादर ऑन 1 किलोग्राम ब्लॉक। मतलब सेम ही कैलकुलेशन कर लो, लेकिन ऐसे मानते हुए कि जो फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अभी अभी अप्लाई किया गया था वो 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे ना अप्लाई करते हुए हम सीधे ऊपर 50 किलोग्राम ब्लॉक पे अप्लाई करें। और फिर एक बार ये बात याद रखिए कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं। ठीक हो गई बात? Yes. ओके, चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन, एक और देखते हैं। A monkey of mass 20 kilogram is holding a vertical rope। होल्ड करा हुआ है उसने। तो मैं ये सिचुएशन आपको बता दूं, ये रोप है मान लो, ऊपर से कहीं टाई की गई है और इसके ऊपर ये मंकी है, बस होल्ड करके रखा है इसने। अच्छा अब देखो मंकी का अपना खुद का वेट कितना है? 200. 20 किलोग्राम, तो 20 के हिसाब से वो वेट में कन्वर्ट हो जाएगा 200। और इस रोप में एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी ऊपर, या टेंशन आ जाएगा ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं कहेंगे, टेंशन। ठीक है, तो अगर Yes, sir. ऐसे हैंगिंग कंडीशन में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये T इक्वल टू क्या होगा? 200। 200 हो जाएगा। इतना हो जाएगा बस, दैट्स इट। इसमें और कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है, बस इतनी ही बात है। लेकिन समझो कि मंकी जो है ऊपर जा रहा है, यही डायग्राम में फिर एक बार रिपीट करता हूं।
इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सेम सिचुएशन, लेकिन ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये मंकी ऊपर जा रहा है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन, तो क्या मुझे यहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा 20a, Yes, sir. ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नहीं जा रहा, एक्सेलरेशन लगाएगा तो वो खींच के फोर्स को डेवलप करेगा। अब मुझे बताओ आप इक्वेशन क्या लिखोगे। 20a इज इक्वल टू T minus 200. T minus 200. t माइनस 200, यानी कि t इज इक्वल टू 20a प्लस 200। क्या कहते हो? Yes, sir. आप बेटा इमेजिन करो कि तुमने सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला एक्सेलरेशन कर दिया, ओनली वन, जस्ट वन वैल्यू। तो यहाँ t की जगह मैंने 1 पुटअप कर देना है, t की जगह 1 पुटअप कर दूंगा तो 200 प्लस 20, आंसर क्या आएगा 220. 220। तो पहले के मुकाबले में टेंशन बढ़ गया ना टेंशन। हाँ. अब ये मंकी बहुत तेजी से जा रहा है और ज्यादा हाई स्पीड लगा रहा है, एक्सेलरेशन और ज्यादा बढ़ा रहा है। 1 की जगह 10 कर दिया मान लो इसने 10, तो यहाँ मैं एक का रिप्लेसमेंट क्या करूंगा 10 इंटू 20 कितना हो गया 200. 200 प्लस 200 क्या हो गया 400. मतलब टेंशन 400 हो गया। अब यूं ही अगर हम बढ़ाते रहे एक्सेलरेशन को, कुछ भी रैंडमली बढ़ाते रहे तो टेंशन बढ़ता ही जाएगा, है ना। Yes, sir. अब टेंशन ऐसी तरह बढ़ता गया तो रस्सी टूट सकती है, जो रोप है वो टूट जाएगी, उसकी तो एक कैपेसिटी होगी, उसकी एक लिमिट होगी, उसकी एक ब्रेकिंग पॉइंट होगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये रोप टूट जाए अगर यूं ही एक्सेलरेटेड कंडीशन हमने ऊपर कर दी तो। अब हमको इसने क्वेश्चन बड़े चालाकी से पूछा, इसने ये नहीं पूछा कि टी निकालो एक्सेलरेशन गिवन है या एक्सेलरेशन निकालो टी गिवन है, ऐसे नहीं पूछा। इसने बोला कि इसका मैक्सिमम वेट जो कितना झेल सकती है, ये रस्सी कितना मैक्सिमम वेट झेल सकती है, कितना झेल सकती है बोलो 25 kg. 25 kg। मतलब ये कि अगर मैं इसको वेट में कन्वर्ट कर दूं ना बेटा, तो ये 250 न्यूटन हो जाएगा। क्या कहते हो? Yes, sir. Yes. तो क्वेश्चन ये कहता है कि हम यहां इसको मैक्सिमम करते हैं, मैक्सिमम। तो मुझे लिखना पड़ेगा 250 इज इक्वल टू 20a हमें पता नहीं है प्लस 200 उस तरफ ले लेते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद आंसर आएगा 20a इज इक्वल टू 50। क्या कहते हो? Yes, sir. a इज इक्वल टू 5/2, 5/2 का मतलब हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन मंकी को अलाउड है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर if the breaking maximum tension the string can withstand, maximum tension the string can hold is up to 25 kilogram, which is nothing but equal to 250 newton. सिचुएशन क्लियर हो गई बेटा? Yes, sir. अब इसमें याद क्या रखना है आपने, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जब मंकी एक्सेलरेटेड कंडीशन में ऊपर जाएगा तो टेंशन बढ़ेगा, और इक्वेशन लिखने आनी चाहिए आपको। अब इस प्रॉब्लम को मैं हल्का सा मॉडिफाई कर देता हूं और ये कहता हूं कि ये भाई मंकी नीचे आ रहा है। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि मंकी नीचे आ रहा है, तो बेटा अगर ये नीचे आएगा तो इसके लिए आप लिखोगे क्या 20 है, बिकॉज इट्स मास इज 20 ना। Yes, sir. अब इक्वेशन बनाओ न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, मोशन की इक्वेशन क्या बनेगी 20a इज इक्वल टू, बोलो फटाफट, 200. t माइनस 200। अगर तुमने t माइनस 200 कर दिया तो वही बात हो गई, 200 minus 2. मंकी नीचे आ रहा है, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। इक्वेशन करेक्ट बनाना चाहिए, बड़ा माइनस छोटा, मैं बोल चुका हूं आपको बार बार, बड़ा माइनस छोटा हमें यहाँ पकड़ना होगा। 200 बड़ा वैल्यू है, ओवरऑल नीचे आ रहा है, ये ऐसे मानेंगे हम। 200 minus t बड़ा है 200 minus 3. ऐसे मानेंगे। तो फिलहाल वाली प्रॉब्लम में क्या आंसर आएगा
200 minus t. 200 माइनस टी, तो कैलकुलेशन हो गया t इज इक्वल टू 200 माइनस 20a। आप जरा सोचो, अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भी अगर मैंने एक्सेलरेशन यहाँ पे लिया है, तो a का वैल्यू 1 पुट अप कर लो, तो 200 माइनस 20, द एक्सपेक्टेड आंसर इज 180। ठीक हो रही है बात? यस सर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मंकी एक्सेलरेशन के साथ नीचे उतरता है तो रोप में टेंशन कम होता जाएगा, और अगर यही मंकी हाई स्पीड से हाई एक्सेलरेशन के साथ अरादर आई में से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो रोप में टेंशन बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम क्लियर हुआ? यस। Yes. आइए एक और दो क्वेश्चन करते हैं, एक ही कर लेते हैं पहले। थोड़ा सा लेक्चर मैं आज शॉर्ट करना चाहता हूं, तो जितने भी क्वेश्चन सामने हैं सीक्वेंशियली मैं वैसे चल रहा हूं। माइक ऑफ रखें बेटा प्लीज, माइक बिल्कुल ऑन रखें। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर ये जो ब्लॉक्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो नॉर्मल रिएक्शंस तो नहीं आएंगे, आपस वाले जो नॉर्मल रिएक्शंस आते हैं कॉन्टैक्ट वाले वो नहीं आएंगे, लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन जरूर आएगा। कैसे काम करना है देखो। अच्छा, आप एक बिल्कुल लॉजिकल बात बताओ, क्या ये पूरा सिस्टम एक ही कॉमन एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा? यस। Yes. तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, 10a, क्या कहते हो, 538 प्लस 2 10, टोटल 10a। यस। फोर्स कितना लगा? 10. 10 न्यूटन। 10, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/10, यानी कि इस पूरे सिस्टम का मूविंग एक्सेलरेशन जो है ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। बात खत्म। ठीक है, ये पहली स्टेप हमेशा याद रखें, इट्स फर्स्ट स्टेप। आप चाहे वो ब्लॉक्स ऐसे टच करके रखे गए हों या बीच में स्ट्रिंग लगा के रखे गए हों, व्हाटएवर द मेथड ऑफ डूइंग इट, बट आपको ये 2 स्टेप में करना है। पहली स्टेप में तो आपने एक्सेलरेशन निकाला, ये एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। देख लो, टोटल अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन और टोटल मास है इसका 10, इसलिए एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन विद दिस? क्लियर हुआ? अब हर एक ब्लॉक को पिक करें और उसके लिए पॉसिबल सिचुएशन कैसी है उसकी इक्वेशन को लिखने की कोशिश करें। तो ये है अपना 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक। इस ब्लॉक को सामने से एक फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे से टेंशन है T1। ठीक, यहां से ये वाला टेंशन है T1। अब फिर भी ये मान के चलते हैं कि भाई ओवरऑल ये ब्लॉक इधर जा रहा है, तो क्या मैं 2a लिख दूं? क्या Yes. कहते हो? Yes, अब sir. इक्वेशन बताओ। 2a is 10 10n minus 3. 10 माइनस T1, 10n नहीं है वो, n मैंने जो लिखा वो न्यूटन के हिसाब से लिखा है, ठीक है ना, उसको 10n ना पढ़े प्लीज। वो बड़ा कंफ्यूजन होता है चैप्टर में कि हम अक्सर यूनिट्स भी जो है वो न्यूटन के नाम से लगा रहे होते हैं, कैपिटल N, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे नॉर्मल रिएक्शंस ये वो वहां पे भी n ले रहे होते हैं, वो जरा सा टेंशन हो जाता है। तो उसमें इतना भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आसानी से समझ पाते हैं कहाँ सिंबल है और कहाँ एक्चुअल वैल्यू आ रही है। अब आप मुझे बताएं कि सेम सिचुएशन अगर आप 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे लिखना चाहते हो, बताओ तो सही, क्या लिखोगे? इस तरफ T1. बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। और ये पीछे के साइड T2। ओवरऑल हम देखते हैं ये ब्लॉक क्यों आगे जाता है। 3a. वेरी गुड, 3a इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? T1 minus T. T1 minus T. वेरी गुड, शाबाश। इसकी भी इक्वेशन होके तैयार हो गई। अब देखो, मैं यहां से T1 तो निकाल सकता हूं, इजीली निकाल सकता हूं, जरा बताओ तो क्या होगी इक्वेशन? T1 is equal to 2a minus 2.
10 minus 2a, 2a minus 10 नहीं बेटा, इतना गलती मत करो। T1 is equal to 10 minus 2a, a का वैल्यू 1 है, 8. तो T1 का आंसर आ गया 8 न्यूटन। अब यही T1 आपने यहाँ पुटअप करना है, a का वैल्यू 1, तो 3a का मतलब 3 हो गया। T1 का वैल्यू 8 minus T2, therefore T2 is equal to 8 minus 3, therefore T2 is equal to 5, 5 इनफैक्ट न्यूटन। आपको अगर इससे भी तसल्ली नहीं हो रही है तो आप ये 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का फिर एक एफबीडी बना दो। ये अपना 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। इसके लिए एक ही तो टेंशन आ रहा था सामने से, T2, और ये ब्लॉक चलने लग गया इधर 5। इक्वेशन बनेगी T2 is equal to 5a, a का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, therefore we can just find out T2 is equal to 5। आंसर हो गई है। Yes, sir. अब ऐसा कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आने लगे, क्या करें हम लोग, छोटी तरीके सॉर्ट आउट करेंगे जैसे उसे करना है, ठीक है। चले ठीक है, Yes. एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन करते हैं, फिर इस लेक्चर को आज यहीं खा देते हैं। बिल्कुल इजी सा। A man of mass M standing on a terrace of mass capital and he pulls on a light rope passing over a smooth pulley. The other end of the rope is attached to the carriage. For the system to be in equilibrium, the force exerted by the man on the rope is इतना लंबा चौड़ा है। क्या क्वेश्चन देंगे आप, बोलेंगे इतनी बता देंगे, ये तो सर पढ़ा चुके हैं हमको, इससे पहले बता दिया गया है। आए देख, और उसका वेट निकाले और कैसे निकाले, ऊपर की तरफ, और इसके अलावा कोई कोई चीज यहाँ पे नहीं है। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना भी देते हैं वैसे यहाँ पे टेंशन आ गया, टेंशन आ जाएगा। टोटल वेट आप अगर निकालते हो यहाँ से एम प्लस एम, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सही है। Yes, sir. ग्रेविटेशनल कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से इनमें से नॉट ग्रेविटेशनल कंस्ट्रेंट बट स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से, तो ये m प्लस एम जी ये डाउनवर्ड है और ये टेंशन अपवर्ड है, तो हमें क्या लिखना है, T is equals to M plus M. साइन 2t इज इक्वल टू m प्लस m, यही तो गलती है अंदर। Yes, sir. 2t इज इक्वल टू m प्लस m, और ये t अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। तो वाकई आपको यहाँ पे अगर टेंशन फाइंड आउट करना है ग्राफ के हिसाब से तो आंसर आ जाएगा हाफ डब्ल्यू ऑफ द अदर साइड लेना m प्लस m, ये आपका ही है और टी मैक्स। यस, Yes, sir. वॉइस क्लियर है आपको मेरा? No, यस, no, sir. फिर बच्चा कब से कितनी देर, अभी अभी जस्ट ये शायद 40 मिनट के बाद, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना काफी है। मैंने आज बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो एक साथ एक सबसे आपको पढ़ सकते हैं। इतने क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं उनको और एक बार प्रैक्टिस करें और अगली क्लास में मैं या आगे फिर पढ़ाएंगे। यस, yes, sir. आप लोग Okay, sir. तो आप